हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर जो यूपी बोर्ड एग्जाम का 22 फरवरी से शुरू है, यानी कि 22 फरवरी से स्टार्ट है और सबसे पहला ही पेपर हिंदी का है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हिंदी में हम निबंध कैसे लिखें। देखो, निबंध आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, मैं आपको एक निबंध ये है, साथ में हमारा ये दूसरा निबंध है, दो निबंध जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इन दोनों निबंध के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निबंध देखेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है निबंध को, देखो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, एक तरफ आप लोग कॉपी में एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, जैसा मैंने करा है, ये देखो इस साइड में। ठीक है, एक ही तरफ करना, दोनों साइड मत करना। ठीक है, हमें कॉपी नहीं भरना है, हमें अच्छे से लिखना है। फिर मैंने ऊपर कुछ लाइन छोड़ा है, वहां आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, जो भी है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आता है, तो ऐसे आप ऊपर जो भी आए 9, 10, 11, 12 जो भी आए वो आप लिख देना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 9 नंबर लिखा है तो आप यहां 9 लिख देना। ठीक है, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या आए, निबंध आई होप 9 नंबर पे आता है तो आप 9 प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना। अगर 8 पे आता है, 10 पे आता है, 11 पे आता है, 12 पे आता है, जो भी आता है वो आप लोग लिख देना। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। फिर आपको जो निबंध डिस्क्राइब करना है, जो निबंध लिखना है, जैसे मैंने लिखा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, 5 से 6 निबंध आएगा, उसमें से आपको एक निबंध को लिखना रहेगा। तो मैंने ये लिखा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अभी हम लोग दूसरा भी निबंध समझेंगे, डोंट वरी। ये दोनों अगर आपने तैयार कर लिया ना तो निबंध आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर एक भी नंबर नहीं आएगा। आपका निबंध जो 7 नंबर का आता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, देखो आपको ये डाल देना है। फिर सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा डालना। बहुत सारे स्टूडेंट रूपरेखा नहीं डालते हैं हेडिंग, आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है, क्योंकि रूपरेखा जो होता है उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने किस किस हेडिंग को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना रूपरेखा, और इसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया है प्रस्तावना। सबसे पहले हमने प्रस्तावना को डिस्कस किया है। सेकंड हमने प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार एंड समस्या का समाधान एवं उपसंहार। तो ये हमने 5 से 6 हेडिंग डिस्कस किए हैं, जो मैंने सबसे पहले रूपरेखा में डाल दिया है। अब आप कहोगे सर मान लो हमें हेडिंग नहीं याद है, पहले हम ना लिख पाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप हेडिंग डाल देना रूपरेखा, 2 लाइन छोड़ देना, फिर आप प्रस्तावना डाल देना। फिर आप जो जो हेडिंग डिस्कस करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके एट लास्ट तक आप निबंध लिख चुके, फिर आप जो जो हेडिंग डिस्कस किया वो 1, 2, 3, 4, 5 करके डाल दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना पर। ठीक है, और जो मैं आपको निबंध बता रहा हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो आप इसको तैयार भी कर लेना, ऐसा नहीं कि आप इसको तैयार ना करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। आजकल जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। मतलब इस समय हमारे जो सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो है पर्यावरण को बचाने का। क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जो पानी है, हवा है, जंगल है, सब कुछ प्रदूषित हो गया। अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा तो हम उसे पिएंगे तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ जाएंगे। हवा अगर प्रदूषित हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन आप लेते हो, शुद्ध ऑक्सीजन, अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व पता होना चाहिए, पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण में जो भी चीजें प्रदूषित हो रही है उसको थोड़ा थोड़ा करके बचाया जाए। ठीक है, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया, हमने अगर इस असंतुलन को, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर नहीं किया, तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। तो जो ये मानव जीवन है ना, ये बाध्य हो जाएगा, मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो ये इतना आपको प्रस्तावना लिखना है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। इतना बड़ा अगर आपने प्रस्तावना लिख दिया, आपका नंबर नहीं कटेगा। ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप देखो अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, अपने मन से भी बना बना कर लिख सकते हो, लेकिन ये जो है ये मैंने बहुत ही सटीक बता रहा हूं कि एग्जामिनर अगर एक बार पढ़ेगा तो आपका फैन हो जाएगा और आपको नंबर देगा। प्रदूषण का अर्थ देखो,
जो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो वातावरण संतुलित होता है, जिसमें हर एक प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें शुद्ध, वही हमारा संतुलित वातावरण है और उसी में जीवन विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर रही है। अब ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जैसे पहले एक घर में 5 लोग थे, अब उसी घर में 10 लोग हैं। पहले 5 लोग प्रदूषण फैलाते थे, अब वो 10 लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर रही है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण का अर्थ या फिर प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का यही अर्थ है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग। फिर आगे देखो, अभी इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये सारा अर्थ ही है। एंड जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की जन्म दिया है, जो प्रदूषण की समस्या का जन्म दिया है। ठीक है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या ने ही जो प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। ठीक है, समझ में आया। एंड इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे जो मानव है, जो जीव जंतु हैं, सभी को संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अगला है प्रदूषण के प्रकार। जो हमारे प्रदूषण, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। आज का जो हमारा वातावरण है, उसमें जो प्रदूषण है कुछ इस रूपों में पाया जाता है। का यानी कि फर्स्ट, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि वायु जो होता है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है वो जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है, मतलब अनिवार्य है हर एक जीव जंतुओं के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अगर आपको अच्छे से जीना है, कोई रोग ना हो, ठीक है, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन का मतलब कि वायु प्रदूषित ना हो, तो शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और इससे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का रूप है वो बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुकी है। और जो वायु है वो अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो ये हमने पहला या का वाला हेडिंग डिस्कस कर लिया, वायु प्रदूषण। इनके प्रकार हैं सारे। खा है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ है कि जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है। ठीक है, तो आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, आजकल जो प्रदूषण है इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, कि हमारा जो जल है वो भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियां होती हैं। अब जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसको भाई आपको पीना है, टाइम टू टाइम पीते रहते हो जल को, तो इससे बहुत ही भयानक बीमारियां होती हैं। ठीक है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है, जिससे जो लोगों का जीवन है वो खतरे में है। तो ये हमारा हो गया जल प्रदूषण। अभी इनके और भी प्रकार हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। अगला देखो हेडिंग, अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है जो हमारा ध्वनि होता है ना, ध्वनि प्रदूषण। देखो, ध्वनि जो है प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। जो ध्वनि प्रदूषण है ये भी आजकल की एक नई समस्या है। ठीक है, जो मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, जेट है, विमान है, कारखाना आदि सब ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। देखो, ध्वनि में बहुत ही खराब गैसें पाई जाती हैं। अगर आप रास्ते से जाते हो और किसी भी गाड़ी से, किसी भी वाहन से धुआं निकलता है तो आप देखते होंगे कि वो बदबू देता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हानिकारक चीजें होती हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा, आप सड़क पे तो जाते ही होंगे। ठीक है, अगला देखो, रासायनिक प्रदूषण। अगला हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब द्रव्यों के अलावा जो हमारे बहुत सारे भाई खाद वगैरह, दवा, इन सब का प्रयोग किया जाता है, तो रासायनिक खाद आदि ये सब जो है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है समस्या का समाधान। अगर ये सारी इतनी सारी समस्याएं हैं तो हम इसका समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो, जो समस्या का समाधान है वो है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर आपको वातावरण को प्रदूषण से बचाना है तो वृक्ष लगाना, यानी कि वृक्ष को लगाना हमारा सबसे अच्छा साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी ओर जो वृक्ष है जिसको बहुत ज्यादा काटा जा रहा है ना, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। अब ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और औद्योगिकरण ने बहुत सारी नई नई चीजें बनाई गई, उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। विश्व के सम्मुख एक नई समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि सब कम करो। इन सबको कोशिश करो कि कम किया जाए और उसको समाप्त करने का प्रयास करो, और धीरे धीरे करके उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। तो ऐसा थोड़ा सा असंभव है क्योंकि हम हर एक चीज को नहीं बंद कर सकते। ठीक है, गाड़ी, इतने सारे मोटर वगैरह को कहाँ बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करो। जो भी आप प्रदूषण पर्यावरण में कर रहे हो उसको चेंज करो। कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20% हम सही कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगला हेडिंग हमारा उपसंहार होगा, लास्ट हेडिंग इसका। देखो अब हमारा ये लास्ट हेडिंग है। देखो ध्यान से समझना, निबंध में आपको क्या समझना है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ हेडिंग कॉमन होते हैं, जैसे भाई देखो ध्यान से, पहला हेडिंग तो आपका रूपरेखा सारे में रहेगा, ठीक है, रूपरेखा आपको सारे में डालना है। दूसरा आपको प्रस्तावना सारे में डालना है, ठीक है, और जो भी चीज बता रहे हो उसका अर्थ, ये 3 हेडिंग, और लास्ट में उपसंहार, ये 4 हेडिंग सब में कॉमन होता है। पहला आपको रूपरेखा कॉमन होगा, प्रस्तावना कॉमन होगा, जो भी चीज आप बता रहे हो उसका अर्थ बताना पड़ेगा। जैसे प्रदूषण बता रहे हो तो प्रदूषण का अर्थ, आतंकवाद बता रहे हो तो आतंकवाद का अर्थ, बेरोजगारी बता रहे हो तो बेरोजगारी का अर्थ, एंड हमारा उपसंहार। ये इतने 4 हेडिंग कॉमन होते हैं, और अगर आप 2-4 हेडिंग और डिस्कस कर दिए तो हो गया आपका निबंध। तो क्या है निबंध में, बहुत आसान है। तो उपसंहार समझो। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। प्रसन्नता की बात यह है कि जो हमारा भारत सरकार है वो प्रदूषण के प्रति जागरूक है, मतलब उसके प्रति जो है नई नई चीजें ला रहा है कि भाई इसको खत्म किया जाए। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया। जल का निवारण का मतलब होता है जल को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। एंड वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाएंगे, और वृक्ष जो होता है पेड़ पौधे, उसको काटने के लिए, मतलब काटा जाता है ना, उसको रोकने के लिए, उसको रोका जाए, ठीक है, उस पर कठोर नियम भी लगाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सभी लोगों को भाई वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाना आदेश दिया जाए। अब जो गंदगियां हैं न्यायालय के द्वारा ले जाया जा रहा है उसको महानगरों से बाहर ले जाया जाए, और यह संकल्प लें कि जीवन में जो आने पर, शुभ अवसर आने पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये हमारा हो गया पूरा निबंध। पहला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान के निबंध। क्योंकि ये निबंध जो है ना हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। मैंने देखा है भाई, पेपर मैंने देखा है, ठीक है, बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए हैं, बहुत सारे मैंने वायरल पेपर भी देखा है। तो हमें 2 निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला था। पहला तो हमारा ये हो गया क्लास 10 के बच्चों के लिए, दूसरा हमारा ये है। अब कहोगे सर इन दोनों को आप पढ़ा दोगे, कुछ और बता दो, कुछ एडवांस निबंध, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। विज्ञान वरदान है, अभिशाप, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, इन सब पर मैं आपको बता दूंगा। बट ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हम अगला निबंध देखेंगे। देखो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर आएगा, तो ये 9 हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 9, ब्लैक कलर से अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना। फिर आपको जो भी निबंध डिस्कस करना है, जैसे मैंने लिया आतंकवाद का कारण तथा निवारण, या आतंकवाद का कारण तथा समाधान, इस पर हम लोग निबंध देखने वाले हैं। तो इस पे सबसे पहला हमारा रखा है रूपरेखा, सबसे पहला हेडिंग है रूपरेखा। अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना एक तरफ। देखो मैं आपको निबंध लिखना कैसे है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो और साथ में आपका निबंध भी तैयार हो जा रहा है, तो फिर और आपको क्या चाहिए, आपको निबंध भी तैयार करा दे रहे हैं, निबंध कैसे लिखना है वो भी बता रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालना है, कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे मिलेगी, सब कुछ तो मैं आपको बता रहा हूं। अब बचा ही क्या है, ठीक है। देखो रूपरेखा पहला हेडिंग मैंने इसमें डिस्कस किया प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है, चौथा भारत में आतंकवाद, पांचवा आतंकवाद का समाधान, छठवां उपसंहार। मैंने इसमें 6 हेडिंग डिस्कस किए हैं, टॉप 6 हेडिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आतंकवाद के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना हेडिंग को डिस्कस किया है। देखो मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, वो भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व और अपनी नीच स्वार्थ के लिए अपनी जो लालच है उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, जो उनकी लालच है, ठीक है। इस कार्य के लिए वो हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। इस काम के लिए वो हिंसापूर्ण, जो नहीं करना चाहिए, उन साधनों का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा आतंकवाद का मतलब ही होता है गोला बारूद मारना एक दूसरे को, बस ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। ऐसी स्थितियां ही बच्चों आतंकवाद का आधार होती हैं, और आतंक फैलाने वाले को आतंकवादी कहलाते हैं। अब जो ये सब फैलाता है, जो आतंक फैलाता है, वही तो आतंकवादी होता है। जो भाई आतंक फैलाएगा वही आतंकवादी होगा,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूपरेखा और प्रस्तावना का हेडिंग, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सारा नोट कर लो, नोट्स बना लो, और जितना हो सके उतने अच्छे से हेडिंग बाई हेडिंग याद कर लो। ना याद हो तो आप हेडिंग को याद कर लेना, हेडिंग याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप वहां लिख कर आओगे, मतलब छोड़ कर नहीं आओगे, क्योंकि भाई हेडिंग सबसे मेन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा अगला। देखो आतंकवाद का अर्थ, देखो आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत है। देखो आतंक प्लस वाद, इसका संधि विच्छेद किया गया है, से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अंग्रेजी में से टेररिज्म कहा जाता है, और आतंक का अर्थ है पीड़ा, धड़, आकांक्षा। तो देखो जो आतंक का अर्थ होता है वो पीड़ा होता है भाई, एक दूसरे जब मारे जाएंगे तो सभी को पीड़ा होगा। डर होता है, आशंका होता है कि कहीं ना कहीं यार कहीं गोली बारूद ये सब न चल जाए, आतंकवाद यही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आतंकवाद का अर्थ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की हेडिंग। अगला हेडिंग जो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, वो है आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। देखो एक ही देश में ये नहीं है, हर एक देश में ये है आतंकवाद, क्योंकि अगर एक आतंकवादी जो होता है अगर उसे एक ही देश से लाभ नहीं मिलता, वो हर एक देश में अपना आतंक फैलाते हैं। ठीक है, तो देखो आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। आज जो लगभग समस्त विश्व का मतलब होता है, विश्व में बहुत सारे देश होते हैं। जैसे अपने देश में कई सारे राज्य हैं, वैसे हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं। आप लोगों को पता ही होगा, इतने बड़े तो आप हो ही गए हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एंड ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थों, जो राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आजकल राजनीति में बहुत ही ज्यादा ये सब होता है आतंकवाद। ठीक है, तो उसी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद इस तरह प्रवृत्ति विकराल रूप ले लिया है, और जो विकसित देश हैं, जो बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं, उसमें तो आतंकवाद ने बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। बहुत ही ज्यादा आतंकवाद फैल रहा उसमें। किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, और राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। अगर भाई आतंकवाद जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तेजी से हथियारों का उपयोग होगा, और विमान हत्याएं होंगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, घटनाएं बहुत ज्यादा घटेंगी। ठीक है, तो ये सब तो होगा ही अगर आतंकवाद बढ़ेगा। तो ये सब एक विश्वव्यापी लक्षण। और भारत में आतंकवाद देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम तो भारत के हैं। ठीक है, तो भारत में आतंकवाद कैसे होता है, देखो स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। स्वाधीनता के पश्चात जो भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। जो आतंकवादी, बहुत सारे आतंकवादी संगठन का मतलब आतंकवादियों का एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अब इन्होंने मतलब बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया, और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा पत्र यानी कि त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का मतलब अपना जो अधिकारी बने अपनी नौकरी को त्याग दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम से भी अनेक प्रकार की उग्र आतंकवादी हिंसा फैली। यहां से बहुत सारे प्रकार की आतंकवादी हिंसा फैली है। और कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानियों तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्व पर भयानक हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो कश्मीर की घाटी पर पाकिस्तानियों के द्वारा बहुत सारे आतंकवादी आते हैं। तो जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, इन सब पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट जो है भारत में आतंकवाद। ठीक है, भारत में आतंकवाद हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे, आतंकवाद का जो समाधान कैसे करें, जो आतंकवाद है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो देखो भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद ने एक समाधान पर संपूर्ण देशों के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे। देखो संपूर्ण जो देश के बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचार रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। किंतु ये जो समस्या है ये अभी भी अनसुलझी है, मतलब अनसॉल्व है। ठीक है और इस समस्या का समाधान जो है राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों का विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रख दी जानी चाहिए। मतलब जो दूसरे देश से बहुत सारे हथियार आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन सब पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए, उन सब पर ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरे में
तीसरा, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। उपसंहार देखो, लास्ट हेडिंग है उपसंहार। यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए एक रूप धारण कर लिया है। बस इतना सा आपको लिखना है भाई, आतंकवाद का कारण तथा निवारण में। अगर आपने देखो इन दोनों में से कोई दोनों आएगा, लेकिन लिखना एक ही है। अब जो भी आए, जैसा मैंने बताया है ऐसा लिख कर आना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। मैंने आपको 2 निबंध समझा दिया। एक तो मैंने आपको समझाया कि पर्यावरण का समस्या तथा समाधान, ठीक है, यह निबंध आप लोगों को समझ में आया गया। दूसरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है आतंकवाद का कारण तथा निवारण, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कोई नहीं बताएगा एक एक शब्द लिखकर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग ऐसा ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।